Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 9 over the probabilities. Hope you are able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को आज स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा भी है. ओके, तो फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है. तो आज का जो टॉपिक होगा वो वेन डायग्राम के ऊपर होगा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम को यूज़ करके क्वेश्चंस को करते हैं. ओके, तो कुछ बेसिक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो सके. ओके, तो एक छोटा सा सिंपल पॉइंट हम लेके चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर और उसके बाद हम वेन डायग्राम पे आ जाएंगे. ओके, अगर मैं एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ तो अगर मैं एक इवेंट ई ले लूँ. ओके, लेट ई इज एनी इवेंट. ओके, लेट ई इज एनी इवेंट. अगर ई एक कोई इवेंट है, ओके, ऐसा अगर हम मान लें तो नंबर ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट की अगर हम बात करें तो ये ऑलवेज लाई करेगा हमेशा लेस देन एनएस यानी टोटल सैंपल स्पेस, क्योंकि इवेंट जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि सैंपल स्पेस है उसी में से एक डिजायर्ड आउटपुट होता है जो कि मुझे चाहिए होता है. यानी कि ये इससे छोटा होगा या टोटल सैंपल स्पेस के बराबर होगा. और अगर डिजायर्ड हमें इवेंट नहीं मिल रहा है यानी कि जो इवेंट मुझे अकर कराना है वो नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स कि वो इवेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स कि फेवरेबल इवेंट कभी भी वो लाई करता है हमेशा जीरो से एनएस के बीच में. दैट मीन्स कि वो टोटल आउटकम्स हो सकता है यानी टोटल सैंपल स्पेस हो सकता है, इसलिए वो उसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा. ओके, और मिनिमम जो है वो जीरो हो सकता है, इसलिए ये लाई करेगा कहां से, जीरो से इसके बीच में. यानी कि जो भी फेवरेबल इवेंट्स होगा अगर किसी इवेंट्स की हम बात करें तो वो हमेशा सैंपल स्पेस और जीरो के बीच में लाई करेगा. ओके, अगर मैं इसी में थोड़ा सा बढ़ लूं, थोड़ा सा आगे अगर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बनाना चाहूं तो डिवाइड बाय एनएस मैं सभी एलिमेंट्स को जो यहाँ पे दिया गया है अगर उन सभी को मैं ns से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा. देखिए, तो हमें मिल जाएगा 0 अपॉन ns यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ये लेस देन हो जाएगा किससे, n ऑफ e अपॉन क्या लिखेंगे, ns. ओके, और सॉरी ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 अपॉन ns, ये जो है छोटा हो जाएगा ne अपॉन ns से, और ये छोटा हो जाएगा किससे, ns अपॉन ns से. बहुत ही क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ns से सभी टर्म में डिवाइड कर दिया और सभी टर्म में ns से डिवाइड करने में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इनइक्वलिटी के ऊपर. तो 0 अपॉन ns कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. और any अपॉन ns ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है. फर्स्ट ही मैंने स्टार्ट किया था कि P इक्वल टू क्या होता है, एनी बाई एनएस. दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनी बाई एनएस. और यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1. तो कभी कभी इस पे क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत बेसिक है, आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं. ओके, और एमसीक्यू में भी छोटे छोटे एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई वो लाई करता है किसके बीच में. ओके, हालांकि कम्युनिटी में आज मैंने एक क्विज टाइप का ये क्वेश्चंस भी डाल रखा है. ओके, तो P ऑलवेज लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई वो मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है. ओके, तो बहुत आसान है, ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना था और इसके तुरंत बाद हम वेन डायग्राम पे मूव कर जाएंगे. ओके, तो एमसीक्यू में पूछ लेता है और ये आपको याद रखना है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है. तो ये एक अच्छा पॉइंट बनता है. ओके, तो अब हम मूव कर जा रहे हैं अपने वेन डायग्राम में किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम को यूज करके क्वेश्चंस को करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे और वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे ताकि एक आइडिया बन सके कि वेन डायग्राम होता क्या है और इसका क्या यहाँ पे यूज है. ओके, हालांकि क्वेश्चंस पे ज्यादा बात करेंगे क्योंकि मेन वही होता है. ओके, वेन डायग्राम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं. ओके, दिस इज द वेन डायग्राम. अब यानी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस को हम एक डायग्राम की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व करेंगे वही होगा वेन डायग्राम. तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं ताकि एक क्लियर कट आइडिया मिल सके कि वेन डायग्राम होता क्या है. ये वेन डायग्राम इज ए वाइडली यूज्ड diagram style that shows that
that shows the logical relation between sets. ओके, एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द डायग्राम आर यूज्ड to teach elementary set theory and simple set theory और ऐसा कर सकते हैं सिंपल सेट रिलेशनशिप इन probability logic statistics and computer science ओके, बहुत ही बेसिक है. अब देखिए, ये थियरी लिखने के लिए है. थोड़ा सा वेन डायग्राम होता क्या है, एक डायग्राम होता है ओके, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इसका यूज होता है. जैसा कि मैं नीचे मेंशन भी कर दिया हूं, कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, लॉजिक्स में भी यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी इसको यूज किया जाता है. अब ये क्या करता है, सेट के फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन गिवन रहता है उसी ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन को लेके हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम की हेल्प से हम अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. यही वेन डायग्राम का काम होता है. द डायग्राम आर यूज टू टीच एलिमेंट्री सेट थ्योरी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, टाइम मिलेगा. तो सेट थ्योरी एंड सिंपल सेट रिलेशनशिप, जो सेट्स में रिलेशनशिप दिए गए होते हैं उन रिलेशनशिप्स को प्रोबेबिलिटी में, इन प्रोबेबिलिटी यानी कि सेट के फॉर्मेट में जो भी रिलेशनशिप दिया होगा प्रोबेबिलिटी में उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है. लॉजिक्स में भी यूज करते हैं. स्टैटिस्टिक एक अलग टॉपिक है, लॉजिक्स भी एक अलग टॉपिक है, कंप्यूटर साइंस में भी इसका बहुत बड़ा यूज है. तो देखते हैं किस तरीके से डायग्राम को यूज करके, यानी कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी में जो भी रिलेशनशिप आता है उनको भी सॉल्व करते हैं, लॉजिक्स में भी सॉल्व करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी सॉल्व करते हैं, और कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसको वेन डायग्राम की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व किया जाता है. ओके, तो किस तरीके से इसको करते हैं आइए देखते हैं. तो जैसे एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं. तो एज ए कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि किस तरीके से वेन डायग्राम को हम यूज करेंगे. लेट अ डाइस, ओके, लेट अ डाइस थ्रोन, then events are defined as हमने क्या किया कि एक डाइस को थ्रो किया और डाइस को थ्रो करने पे ये हुआ कि कुछ इवेंट्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसको डिफाइन किया. तो जैसे इवेंट ए को हमने ये कह दिया कि प्राइम नंबर कम्स, ओके, प्राइम नंबर कम्स, और इवेंट बी हमने डिक्लेयर किया इवन नंबर कम्स. ओके, इवन नंबर कम्स, यानी कि एक डाइस को हमने थ्रो किया और उसमें हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि डाइस ए को, यानी पहली बार जब डाइस को थ्रो करेंगे तो एक इवेंट हमने डिक्लेयर कर दिया, उसमें प्राइम नंबर आना चाहिए. दूसरी बार जब हमने डाइस को थ्रो किया तो हमने एक इवेंट ये डिक्लेयर कर दिया कि इवन नंबर कम्स. दैट मीन्स कि अगर इसको सेट के फॉर्मेट में मैं यहां पे लिखना चाहूं तो देखिए, प्राइम नंबर्स की बात करें, अगर डाइस को हम थ्रो करेंगे तो उसके 6 आउटकम्स होंगे. ओके, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6. अब उस 6 में प्राइम कब आएगा, 2 आएगा तो भी प्राइम है, ओके, 3 आएगा तो भी प्राइम है, 5 आएगा तो भी प्राइम है. ओके, सिमिलरली अगर इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर कब आएगा, जब दूसरी बार डाइस को हम थ्रो करेंगे, इवेंट बी को डिक्लेयर करेंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा. ओके, अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें यहां पे, तो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं. ओके, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं
जिसको कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर इसको यस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है टोटल सैंपल स्पेस। यस को क्या बोलते हैं? टोटल सैंपल स्पेस। यानी कि सभी इवेंट्स को इसके अंदर ही मुझे क्या करना रहेगा? डिक्लेयर करना रहेगा। दिस इज द वेन डायग्राम। ओके, ये अब हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसको कर रहे हैं। ओके, वेन डायग्राम की हेल्प से अब मैं करने का इसको प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो देखिएगा, तो एस रिप्रेजेंट करेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। ओके, अब पहले इवेंट को डिक्लेयर करना है मुझे, तो पहले इवेंट को डिक्लेयर करना है, तो उसमें हमने ए ले लिया। ओके, तो उसमें हमने ए ले लिया है, तो मैं ऐसे रैंडम बना ले रहा हूं। तो ए इवेंट को अगर हमने डिक्लेयर किया, तो इवेंट को इस तरीके से सर्किल में डिक्लेयर करेंगे। ओके, और टोटल सैंपल स्पेस को एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में इस तरीके से रखेंगे। इवेंट्स को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। ए कह रहा है इवेंट नंबर कम्स, ओके सॉरी, ए कह रहा है प्राइम नंबर कम्स, दैट मीन्स कि 2 आएगा। ओके, और 3 आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से एलिमेंट्स को हमने रख लिया। ओके, सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, तो बी ऐसा है कि बी इस तरीके से कोई इवेंट है। ओके, बी इस तरीके से इवेंट कोई है और वो कह रहा है कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ओके, अब देखिए बी के अंदर 2 है, 4 है, 6 है। आप यहां पे देख पा रहे हैं 2 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और इवेंट बी में भी है, इवेंट बी में भी है। एक्चुअली अगर इसको रिप्रेजेंट करें सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर मैं यहां पे लिखूं एक्चुअली इट्स रिप्रेजेंटेड एज, अब देखिएगा इसका सिस्टमेटिक वे क्या है रिप्रेजेंट करने का। कभी भी हम एक रेक्टेंगुलर ग्रिड लेंगे। ओके, कभी भी हम एक रेक्टेंगुलर ग्रिड लेंगे और इसको हम मान लेंगे टोटल सैंपल स्पेस, और यहां पे अंदर क्या डिक्लेयर कर देंगे? यस। यानी कि टोटल आउटकम्स यही है, इसके अंदर ही इवेंट्स को मुझे क्या करना है? डिक्लेयर करना है। अब इवेंट ए को एक सर्किल ले लेते हैं। ओके, इवेंट ए को एक सर्किल ले लेते हैं, और इवेंट बी है तो उसको भी एज ए सर्कल ले लेते हैं। ओके, कुछ पोर्शंस को हम कॉमन रखते हैं, जितने भी एलिमेंट कॉमन आएंगे उनको हम कॉमन पोर्शंस में रखेंगे। ओके, तो जैसे इवेंट ए हो गया और ये इवेंट बी हो गया। अब हमसे ए के लिए कहा जा रहा है कि ए के लिए हमें ये कहा गया कि इसमें कॉमन होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर में आप देखिए, गौर करिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 था और 5 था। ओके, 3 था, 5 था, या 4 था, 6 था। तो ए में देखिए, ए और बी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो दैट मीन्स कि 2 को कहां रखेंगे? यहां पे रखेंगे। ओके, और 4, 3 और 5 को कहां रखेंगे? इधर रखेंगे। और इसमें जो है बी वाले में क्या था? 4 और 6 था। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं प्रॉपर वे में 2 इवेंट्स यहां पे हैं, जिसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है। किसमें? जो कि कॉमन है इन दोनों ए और बी इवेंट में। ए और बी दोनों इवेंट में ये क्या है? कॉमन है। ओके, तो इस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं। यस का मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, उसी के अंदर इन दोनों इवेंट्स को हमने क्या किया है? डिक्लेयर किया है। तो ए हो गया और ये बी हो गया, यहाँ पे 3 और 5 और 4 और 6। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से जो भी इवेंट्स हमें दिया जाएगा उसको वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3 इवेंट्स होंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे, 4 होंगे तो उसकी भी बात करेंगे। ओके, हालांकि 3 से ज्यादा पूछा नहीं जाता और मैक्सिमम 2 पूछा जाता है, और उससे ज्यादा अगर कभी बात होता है तो 3 इवेंट्स की, उसके आगे कभी नहीं पूछा जाता है। ओके, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं, टॉपिक्स को बढ़ाते हैं, तो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन पे पूछा जाता है। ओके, अगर मैं वेन डायग्राम में पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं, पहला कॉन्सेप्ट इसमें अगर हम डिस्कस करें, तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, पहला कॉन्सेप्ट इसमें होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं, लेट ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, एनी टू इवेंट्स, ए और बी कोई 2 इवेंट्स हैं। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ओके, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं, देन ए इंटरसेक्शन बी it represents both A and B events occur simultaneously, occur simultaneously। ओके, आप समझते हैं, ग्राफिकली वेन डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ए और बी एनी 2 इवेंट्स हैं, ए और बी एनी 2 इवेंट्स हैं, ओके, तो यहां पे
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स बोथ ए एंड बी इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाने का प्रयास करूं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बना लेंगे जिसको हम क्या मान लेंगे, यस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके बाद क्या बनाया, दो इवेंट्स है तो एक इवेंट ये बना लिया, दूसरा इवेंट फिर से मैं डिक्लेयर कर ले रहा हूं ये। तो एक इवेंट यहां पे हम क्या मान लेंगे, ए, पहला इवेंट ए, दूसरा इवेंट बी। अब यहां पे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी वो रीजन होगा जो बोथ साइमल्टेनियसली अकर करे। अगर यहां पे दो इवेंट्स हैं तो आप इस रीजन को ध्यान से देखिए, तो ये वो रीजन है जहां पे ए भी हो रहा है और बी भी अकर कर रहा है। दैट मीन्स कि इस रीजन में ए भी अकर कर रहा है और बी भी अकर कर रहा है, तो दिस रीजन इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी, दिस रीजन इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी वेयर ए एंड बी बोथ आर अकर साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये दो इवेंट्स हैं, इनको मैंने डिक्लेयर किया। और ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है तो वो ऐसा पोर्शन होगा जहां पे दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द ए यूनियन बी, दिस इज कॉल्ड द ए यूनियन बी and this is called the A intersection B. Okay, A intersection B represents both A and B events occur simultaneously while A union B, यहाँ पे A union B क्या कहता है कि at least one of the events A and B occur। ए और बी में से एटलीस्ट वन होना चाहिए। एटलीस्ट वन होने का मतलब क्या है कि एटमोस्ट टू, यानी कि दोनों हो सकता है। एटलीस्ट की बात कर रहा है तो एटमोस्ट यहां पे क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ग्राफिकल वे में अगर हम समझने का प्रयास करें इसको तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड हमने लिया। ओके, तो इसको हमने क्या मान लिया, टोटल सैंपल स्पेस। दो इवेंट्स यहां पे हम डिक्लेयर करेंगे ए एंड बी। ओके, ए एंड बी इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, तो इवेंट ए इवेंट बी। अब यहां पे कहा जा रहा है कि टोटल की बात की जा रही है, तो टोटल में कैसे लेंगे, टोटल में ए यूनियन बी मतलब पूरा लेंगे। जैसे ए पूरा हो रहा होगा, ओके, ए पूरा हो रहा है तो मैं ए पूरा ले रहा हूं। ओके, दूसरे कलर से फिर से मैं चेंज करूंगा। उसके बाद बी पूरा हो रहा है तो बी को मैं ले रहा हूं, दिस इज द बी। ओके, दिस इज द बी। ओके, ए पूरा हो रहा है और बी पूरा हो रहा है, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर। तो एटलीस्ट का मतलब एक हो रहा होगा या तो दोनों हो रहा होगा। ए यूनियन बी का मतलब यही है, तो इसका मतलब पूरा हो रहा होगा। मैक्स टू मैक्स अगर हम देखें तो पूरा हो रहा होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए यूनियन बी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर, यानी कि दोनों अकर कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड द ए यूनियन बी। ओके, दिस इज कॉल्ड द ए यूनियन बी। ओके, क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस पे एक फार्मूला भी निकल के आता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन की बी की बात करूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी में कैसे आएगा, ए यूनियन बी को अगर देखिए आप तो पूरा पूरा ए आना चाहिए, पूरा पूरा बी आना चाहिए, कोई भी पोर्शन उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करें तो अगर सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यानी कि ए पूरा हो प्लस नंबर ऑफ बी, बी पूरा हो। लेकिन आप इस रीजन को देखिए, जो रीजन मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं, ये रीजन, इस रीजन में ए भी रिपीट हुआ है और बी भी रिपीट हुआ है। ए भी आया है, एक बार ए आया, एक बार बी आया। दैट मीन्स कि ये रीजन दो बार हमने काउंट कर लिया है। और अगर दो बार काउंट कर लिया है दैट मीन्स कि वन टाइम्स इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने देखा इस रीजन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स कि एक बार मुझे ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि यूनियन के लिए क्या होता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पूरा लेना है, ए को पूरा लेना था, बी को पूरा लेना था। लेकिन इस इवेंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दो बार यहाँ पे काउंट हो गया है। एक बार ए वाले में काउंट हुआ है, एक बार बी वाले में काउंट हुआ है। तो मुझे एट ए वन टाइम लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम से हमारा काम आसान हो जाता है
कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसी का एक छोटा सा फॉर्म मैं अगर यहाँ पे ले लूँ कि जैसे अगर यहाँ पे हमसे ये पूछा जाए कि एक छोटा सा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर इंडिविजुअल यहाँ पे ए होगा, ओके ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल ए हुआ और यहाँ पे इंडिविजुअल बी हुआ, समझिएगा इंडिविजुअल ए हुआ, इंडिविजुअल बी हुआ और ए यूनियन बी की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यही होगा, ओके नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होगा। इंडिविजुअल है, यहाँ पे इंडिविजुअल है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली हम ए को भी ले पा रहे हैं और इंडिविजुअली बी को भी काउंट कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ए होगा प्लस नंबर ऑफ बी होगा इस एलिमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस एलिमेंट के लिए सिर्फ ये होगा क्योंकि इसमें ए भी इंडिविजुअल है उसको भी हम ले रहे हैं और बी भी इंडिविजुअल है उसको भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए इंटरसेक्शन का मामला था तो ए पूरा ले लिए इसमें, ओके और बी पूरा ले लिए, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन भी 2 बार काउंट हुआ है। अब इससे और भी फार्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं, ओके डिवाइड बोथ साइड बाय एनएस, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा तो कुछ न कुछ फार्मूला निकल के आएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में क्या लिखेंगे एनएस इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपान क्या लिखेंगे एनएस प्लस नंबर ऑफ बी अपान क्या लिखेंगे एनएस, ओके माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या लिखेंगे एनएस। अब गौर करिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई वो क्या होता है एनी अपॉन एनएस, तो यहाँ पे एनी ई की जगह पे ये सारे इवेंट्स हैं, जैसे ए यूनियन बी एक इवेंट है, ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है और ए इंटरसेक्शन बी भी एक इवेंट है। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, ओके तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप नंबर ऑफ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। जो भी आपको दिया है, अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में दिया है तो आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में इसको यूज करेंगे, नंबर्स के फॉर्मेट में दिया है तो नंबर्स के फॉर्मेट में आप इसको यूज करेंगे। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही अच्छा है, ओके तो अब इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं। और क्लासिकल वे में अगर आप देखें मैथमेटिकली, आप वेन डायग्राम से इस फार्मूले को समझ सकते हैं, इसको मैथमेटिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वेन डायग्राम्स की हेल्प से काफी ज्यादा मदद हो रही है। हमारा ये पूरा प्रॉब्लम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व हो गया, पूरा प्रॉब्लम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाँ ए यूनियन बी इक्वल टू ऐसा ही होगा, ओके बहुत ही क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं, कुछ नए टॉपिक्स को लेके चलते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, तो जिससे एक क्लियरिटी आएगी। अभी हमने ये सिर्फ 2 इवेंट के लिए देखा, अगर सिमिलरली हम 3 इवेंट्स को ले लें, ओके सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखूं सिमिलरली फॉर 3 इवेंट्स ए कॉमा बी एंड सी, अगर 3 इवेंट्स हमारे पास हैं, ओके 3 इवेंट्स हैं, तो इसको किस तरीके से करेंगे, ओके तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो मैं वेन डायग्राम को बना ले रहा हूं, इसी की हेल्प से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। वेन डायग्राम को बना लिया और यहां पे कितने इवेंट्स को लेना है, 3 इवेंट्स को लेना है, तो मैं 3 इवेंट्स ले रहा हूं, 2 एक इवेंट्स को और लेना है, ओके तो मैंने 3 इवेंट्स ले लिया, ओके अब देखिएगा गौर करिएगा, यहां पे अगर मैं इसको नाम दे दूं कि दिस इज द इवेंट ए एंड दिस इज द इवेंट बी एंड ये टोटल सैंपल स्पेस एंड दिस इज द इवेंट सी, ओके एक चीज ये बताना मैं भूल गया,
सैंपल स्पेस की, टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं, यानी कि कहीं पर भी टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, अब इसकी हेल्प से देखिएगा, अगर मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब अगर ये इंडिविजुअल रहा होता ए बी सी, तो मैं लिख देता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बहुत ही बेसिक है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं पूरा ए लेता, पूरा ए यहां पे अगर मैं लेता, ध्यान से देखिएगा, पूरा ए को अगर मैं यहां पे लेता तो ये पूरा ए यहां पे कलर्ड हो जाता, पूरा ए यहां पे कलर्ड हो जाएगा। मैं इसको करके दिखा रहा हूं। ओके, पूरा ए कलर्ड हो गया, पूरा बी कलर्ड हो गया। ध्यान से देखिए, दूसरा कलर मैं ले रहा हूं, पूरा बी कलर होगा। ओके, पूरा बी कलर होगा। ओके, और पूरा सी कलर्ड होगा, पूरा सी को मैं कलर्ड कर दे रहा हूं, ये देखिए पूरा सी कलर्ड हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हर रीजन में ए के साथ बी में एक बार, दो बार रिपीट हो गया, मतलब ए के साथ एक बार आया, एक बार बी के साथ दो बार रिपीट हो गया, जबकि मुझे एक बार लेना है। इसी तरीके से बी और सी में आप देखिए तो ये रीजन दो बार रिपीट हो गया, एक बार लेना है। और सी और ए के साथ देखेंगे, ये भी दो बार रिपीट हो गया। दैट मीन्स कि एक बार के इंटरसेक्शन को सभी के साथ क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी एक ही बार लेना है, इसलिए इसको रिमूव कर दिया। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी रिमूव करेंगे। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन है, इसको भी रिमूव करेंगे। लेकिन आप एक सेक्शन को आप गौर करिए, एक सेक्शन को आप गौर करिए, जब इसके साथ रिमूव किए थे तो ये वाले सेक्शन पे आप गौर करिएगा, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, ये तीनों का कॉमन है, ये तीनों का कॉमन है। तो जब मैंने इसको रिमूव किया तो ये पूरी तरीके से रिमूव हो गया, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तीनों बार मैंने माइनस किया, 3 बार यहां पे आया था और तीनों बार ये सेक्शन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जबकि इस सेक्शन को एटलीस्ट एक बार तो लेना ही लेना है, इस सेक्शन को एटलीस्ट एक बार तो लेना ही लेना है। तो इस सेक्शन को एक बार अगर काउंट करना ही करना है तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को एक बार हम ऐड करेंगे। तो अब ये सेक्शन है क्या, तीनों का कॉमन पॉइंट है, तीनों का कॉमन पॉइंट है, तो प्लस लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी तीनों का कॉमन पॉइंट है ना, तो कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्शन लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि एटलीस्ट एक बार इसको हमें काउंट करना ही करना है। और ये अभी क्या हुआ था, ये पूरी तरीके से रिमूव हो गया, पूरी तरीके से जब मैं रिमूव करना स्टार्ट किया पूरी तरीके से रिमूव हो गया। जबकि मुझे एक बार इसको क्या करना है, लेना ही लेना है। तो इस तरीके से इस फार्मूले को भी हम रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर से इवेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहा हूँ ताकि एक क्लियर कट ये डायग्राम बन सके। ओके, तो एक इवेंट में इस कलर से ले रहा हूं। ओके, अलग अलग कलर्स में ले रहा हूं। दूसरे इवेंट को इस कलर से। ओके, दिस इज द इवेंट बी एंड दिस इज द इवेंट सी। ओके, तो इस तरीके से अगर ए बी और सी तीन इवेंट्स हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इसको, इस फार्मूले को यूज में ला सकते हैं। ओके, 3 से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 3 पूछा जाता है और 2 से ही ज्यादा काम होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो बहुत आसान है, आप इसको याद कर लीजिए और इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं लिखूं तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसको अगर हम लिखे तो जैसे एटलीस्ट 1 A एंड B में अकर कर रहा था, तो इसको भी लिख देंगे, मीन्स एटलीस्ट 1 ऑफ A कॉमा B एंड C अकर। तो कोई ना कोई एटलीस्ट 1 अकर करेगा, तो एटमोस्ट ये तीनों अकर करेगा, इसका ये मतलब हुआ। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा जाता है एटलीस्ट 1 ऑफ, 2 इवेंट है ए एंड बी अकर, तो दैट मीन्स कि दे आर सेइंग टू मी गिवन दैट इंफॉर्मेशन ए यूनियन बी। ओके, इसी तरीके से अगर 3 इवेंट्स गिवन है और एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी एंड सी की बात करेगा, दैट मीन्स कि वो हमें दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। ओके, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। टॉपिक्स की बात करें तो इतना ही होता है, और क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
Okay, fine. Write down a fresh question. Given A and B, given A and B are any two events, are any two events such that probability of occurrence of event A equal to 1 by 4 and probability of occurrence of event B equal to 1 by 3 and P of at least, देखिए ये लैंग्वेज है, ऐसा ही लैंग्वेज देगा, एटलीस्ट वन ऑफ A comma B occurs इक्वल टू 29/60। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से लैंग्वेज बीच बीच पे यूज करेगा तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर का मैथमेटिकल में क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होगा। ओके, तो इसीलिए मैंने उन सभी क्वेश्चंस में ये सब डिस्कस किया कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है। ओके, देन फाइंड फर्स्ट वन। इसके फर्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए अकर, पी ऑफ ओनली ए अकर। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओनली ए अकर करे। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होता है उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो गिवन दैट P of A probability of occurrence of event A 1 by 4, P of B probability of occurrence of event B इक्वल टू कितना दिया है 1 by 3। ओके, अब यहां पे जो ये इंफॉर्मेशन दिया है P of at least one of A and B अकर। ओके, मैं इसको लिखता हूं P of at least one of A comma B अकर, A comma B अकर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज द इंपॉर्टेंट कि हाउ टू अंडरस्टैंड द गिवन स्टेटमेंट इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरीके से इसको लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका कितना दिया है 29/60। ओके, ये सभी इंफॉर्मेशन हमसे गिवन है। अच्छा, जो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन मुझे पता है और इसका फार्मूला भी मुझे पता होता है, वी नो दैट। ओके, तो अगर मैं यहां पे बात करूं, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ क्या होता है बी होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ओके, तो यानी इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, यूनियन भी है, पी ऑफ ए भी है, पी ऑफ बी भी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं दिया है तो उसको हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो ए यूनियन बी कितना दिया है 29/60। ओके, ये कितना दिया है 1/3 दिया है, 1/3, और पी ऑफ बी कितना दिया है 1/4 माइनस पी ऑफ कितना दिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस इंफॉर्मेशन को पहले मैं कलेक्ट कर ले रहा हूं। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 29/60 और यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सिंप्लीफाई इसको करेंगे, 29/60 इक्वल टू 7/12 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 7/12 माइनस 29/60, एलसीएम ले लेंगे 60, 12×5 60 और 7×5 35 माइनस कितना हो जाएगा 29, तो 35 माइनस 29 ये हो जाएगा 6/60, दैट मीन्स कि 1/10। ओके, बहुत ही बेसिक है। तो मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज ए इंफॉर्मेशन एज ए टूल यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे और वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, इसको भी मैंने करेक्ट कर लिया। ओके, अब यहां पे देखिए हमसे जो पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है पी ऑफ ओनली ए अकर। ओके, पी ऑफ ओनली ए अकर, ये हमसे पूछा गया है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द वेन डायग्राम। एक पूरा सैंपल स्पेस हम बनाएंगे। यस, उसके अंदर दो इवेंट्स को दिया है तो दोनों इवेंट्स को मैं बना ले रहा हूं, इवेंट ए
एंड इवेंट बी। ओके, इवेंट ए और इवेंट बी को मैंने बना लिया, दिस इज द इवेंट ए, दिस इज द इवेंट बी। अब ये कह रहा है कि ओनली ए अकर। ओनली ए अकर का मतलब क्या है कि उसमें बी नहीं होना चाहिए, उसमें बी नहीं होना चाहिए। अगर सोचिए मैं ऐसा बना दूं, ऐसा अगर इसको ड्रा कर दूं, तो देखिए इसमें बी भी हो जा रहा है, बी भी अकर कर रहा है, तो बी को नहीं अकर करना है। दैट मीन्स कि मुझे सिर्फ उस पोर्शंस को पेंट करना है जहां पे सिर्फ ए अकर करे। ओके, तो ये पोर्शन वो होगा जिसमें ओनली ए अकर करेगा। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो दिस इज द ओनली ए अकर। ओके, तो यहां पे लिख सकता हूं कि ओनली ए अकर, ओनली ए अकर्स। अगर इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि दैट इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, अब समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, दोनों हो रहा हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब क्या हुआ कि एट ए सेम टाइम पे ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है। एट अ सेम टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली ए एंड बी अकर। लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए हो रहा है उसी समय पे बी नहीं हो रहा है। मैथमेटिक्स में इसका ये मतलब होता है। ओके, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए अकर्स बट बी नॉट अकर्स। ओके, इसका ये मतलब हुआ एट अ सेम टाइम पे ए हो रहा है लेकिन उसी समय पे बी अकर नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी होता तो बोथ साइमल्टेनियसली अकर, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए हो रहा है और उसी समय बी नहीं हो रहा है, जैसा कि ग्राफिकली मैंने यहां पे बनाया है। तो अगर मैं ओनली ए की बात करूं, ओनली ए की बात करूं तो ग्राफिकली हम यहां पे कह सकते हैं, ग्राफिकली हम इसको अगर लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो और उसी समय पे बी ना हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं, इसको और लिखना चाहूं तो देखिए ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी। इस पोर्शन को अगर हम लोग देखें, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा, कलर में चेंज कर ले रहा हूं इस कलर से। अगर इस पोर्शन की हम बात करें, ये पोर्शन दिस इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी। अब पूरा जो ए इंटरसेक्शन बी नॉट है ये आएगा कैसे, अगर मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीट। ओके, यानी ए पूरा हो रहा है लेकिन उसमें से ये वाला पोर्शन, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो कंप्लीटली सिर्फ ए आएगा कि नहीं आएगा। ये कोई फार्मूला नहीं, आपको वेन डायग्राम को देख के गेस करना है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो ओनली ए आकर हो रहा है इसमें, उसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट आकर। दैट मीन्स कि जिस समय ए हो रहा है उसी समय बी नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसका कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पूरा जो इवेंट ए है उसमें से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम रिमूव कर देंगे तो ओनली ए आकर हमें ऑब्टेन हो जाएगा, जैसा कि ग्राफिकली आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए आकर, तो यही वेन डायग्राम की यही ब्यूटी है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट अकर, और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए ये हमारे पास कितना है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट कितना है, अकरेंस ऑफ इवेंट कितना है 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला, वो कितना है 1/10। तो 1/10 सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कितना 20 और 5 माइनस कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स कि 3/20। दिस विल बी द आंसर। ओके, दिस विल बी द आंसर। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली इवेंट ए कितना आएगा 3/20। तो ये देखिए वेन डायग्राम से जो काम हमारा होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। वेन डायग्राम की मदद इसीलिए ली जाती है कि वो हमारे प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉर्ट आउट कर देता है, प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एकदम रिड्यूस कर देता है। दिस इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ अगर हम मूव करें, मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, इसका सेकंड पार्ट जो है, उसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि P ऑफ एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। देखिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि
एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, दैट मीन्स कि एट अ सेम टाइम पे ओनली एक ही इवेंट अकर करना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बना ले रहा हूं, एक डायग्राम मैं बना ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा सैंपल स्पेस, यस, ओके, दिस इज द एस। दो इवेंट्स को हम यहां पे डिक्लेयर करेंगे, दिस इज द इवेंट ए एंड दिस इज द इवेंट बी, ओके, दिस इज द इवेंट बी, ओके, दिस इज द इवेंट बी। आप देखिएगा, दिस इज द इवेंट ए एंड दिस इज द इवेंट बी। अब क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम ए और बी अकर, दैट मीन्स कि एट अ सेम टाइम पे एक ही इवेंट अकर करना चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट अकर करने का मतलब क्या हुआ कि या तो ये अकर करेगा, ओके, या तो ये अकर करेगा और या तो बी अकर करेगा, ठीक है। या तो ए अकर करेगा या तो क्या अकर करेगा, बी अकर करेगा। यानी कि अगर हम देखें तो इसको हम बोलेंगे ओनली ए अकर, ओनली ए अकर, ये भी हमारा काम का केस है। और ओनली बी अकर, ओनली बी अकर्स, ओके, ओनली बी अकर्स। अब देखिए, इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखना चाहें, ओनली ए अकर्स का मतलब क्या हुआ, ओनली ए अकर्स को मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर करे एट सेम टाइम पे बी ना अकर करे, एट सेम टाइम पे बी ना अकर करे। और ओनली बी अकर्स को मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर ना करे एट सेम टाइम पे बी अकर करे। यही तो हमें चाहिए कि ओनली वन इवेंट अकर एट ए सेम टाइम, ओके, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, यानी कि या तो ये अकर करे या तो बी अकर करे। तो इस तरीके से अगर हम यहां पे लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली ए अकर, ओके, ओनली ए अकर और का मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस ओनली बी अकर, ओनली बी अकर्स। अब मैथमेटिक्स में इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, ओके। इसको मैथमेटिक्स में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ओनली ए अकर का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर करे एट ए सेम टाइम पे बी ना करे, और का मतलब प्लस, क्योंकि ये हमारे काम का केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर ना करे एट ए सेम टाइम पे बी अकर करे, ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब ये कैसे आएगा, ए अकर करे बी ना अकर करे, ओके, ए अकर करे बी ना अकर करे। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो हम डायग्राम बनाए, इस डायग्राम की हेल्प से अगर आप देखेंगे तो ओनली ए अकर करे और ओनली बी अकर करे, ठीक है। तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस पोर्शन को टोटल अगर हम लोग लेते तो टोटल क्या हो जाता, टोटल हमारा हो जाता ए यूनियन बी, ओके, टोटल हमारा क्या हो जाता है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी टोटल क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, तो पूरा हमने काउंट कर लिया, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ले लिया। अगर उसमें से इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम निकाल दें, इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम निकाल दें, जो ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ओनली ए अकर करेगा एंड ओनली क्या अकर करेगा, बी अकर करेगा। तो टोटल में से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे काम का केस नहीं है, क्योंकि अगर ये केस हम ले लेंगे तो इसमें बोथ अकर कर रहा है, ए एंड बी बोथ अकर कर रहा है, और बोथ अकर हमें नहीं चाहिए, ओनली ए अकर चाहिए, ओनली बी अकर चाहिए। तो टोटल में से हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यही वेन डायग्राम की ब्यूटी है। इस तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन की बी की बात करें तो 29 बाई कितना है, 60, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/10, तो एलसीएम ले लेंगे कितना, 60, तो कितना हो जाएगा 29 माइनस कितना आ जाएगा 6, दैट मीन्स की 23 बाई कितना आ जाएगा 60, दिस विल द आंसर, ओके, 23 बाई कितना आ जाएगा 60, दिस विल द आंसर, ओके। तो बहुत आसान है, वेन डायग्राम से आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओके। इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ अगर हम मूव करें, थर्ड पोर्शन की तरफ, तो वो कुछ ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी अकर्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पोर्शन है, नाइदर ए नॉर बी अकर्स, ना तो ए अकर करे ना तो बी अकर करे। अब हम वेन डायग्राम को बनाएंगे, उसी से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो वेन डायग्राम हमने बना लिया। अब देखिए, तो ये टोटल सैंपल स्पेस है, यस, और दो इवेंट्स हैं, दोनों इवेंट्स को मैं यहां पे डिक्लेयर कर दे रहा हूं, इवेंट ए एंड द इवेंट बी, ओके, दिस इज द इवेंट ए एंड दिस इज द इवेंट बी, ओके, बहुत आसान है। अब देखिए, नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या हुआ, ना तो ए हो और ना तो क्या हो, बी हो, ओके। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं पी ऑफ नाइदर
ए नॉर बी अकर्स, नॉर बी अकर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ए हो ना तो बी हो। इसका मतलब ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के सभी होना चाहिए। जैसे ये ए को छोड़ के ये सभी होना चाहिए, ओके। बी को छोड़ के ये सभी पोर्शन होने चाहिए। तो ये पोर्शन होने चाहिए सिर्फ ए और बी के पोर्शन को छोड़ के। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए हो, ए कॉम्प्लीमेंट, एट अ सेम टाइम ना तो क्या हो, बी हो। तो मैथमेटिक्स में इसको इस तरीके से लिखेंगे, ना तो ए हो और उसी टाइम पे ना तो क्या हो, बी हो। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आएगा कैसे, ये आएगा कैसे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस में से इस यूनियन को हम घटा दें, ए यूनियन बी को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो केवल ये जो ये रीजन है रेड वाला, ये रीजन, सिर्फ ये रीजन बचेगा और यही रीजन मुझे लाई कराना है। दैट मीन्स कि अगर टोटल सैंपल स्पेस में से, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को अगर हम निकाल दें, ग्राफिकली आप देखिए, तो ना तो ए होगा और ना तो बी होगा। यही तो मुझे चाहिए कि नाइदर ए नॉर बी अकर्स, ना तो ए होना चाहिए और ना तो बी होना चाहिए। अब एवरीबडी नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, 1 होता है, दिस विल द 1, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाल रखा है, जो हमें ऑलरेडी पता है 29/60। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 60 माइनस 29 अपान में कितना हो जाएगा, 60। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कितना आ जाएगा, 31/60। दिस विल द आंसर, दिस विल द आंसर। बहुत ही आसान है। आप ग्राफिकल वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो क्या कह रहा है। अगर इसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो वेन डायग्राम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना इतना आसान नहीं है, ओके। तो एवरीबडी नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसमें जो भी सैंपल स्पेस होता है वही टोटल इवेंट्स होता है, ओके। तो सिंपल है, आसान है। तो इसका एक पोर्शन शायद और होगा, तो उसको भी हम कर लेते हैं, ओके। तो इसके लास्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं इसके लास्ट पोर्शन की तरफ बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसका, फोर्थ पोर्शन। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्टेन करना। अब देखिए ये सभी प्रॉब्लम्स वेन डायग्राम की हेल्प से होंगे। तो अगर मैं वेन डायग्राम को बनाना स्टार्ट करूं, इन सभी प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेन डायग्राम अलग अलग बनाना पड़ेगा। जितने कंडीशंस हैं उतने वेन डायग्राम आप बनाइए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे ए यूनियन बी, पहला रिलेशनशिप अगर हम लोग देखें तो ए यूनियन बी है, तो हमने क्या बना लिया, ए यूनियन बी। टोटल सैंपल स्पेस ये है, इवेंट ए इवेंट बी। अगर ए यूनियन बी की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि इसमें सभी इंक्लूडेड होंगे, दैट मीन्स कि ए भी इंक्लूडेड होगा और बी भी इंक्लूडेड होगा, इस तरीके से, ओके। तो हम पूरा सैंपल पूरा ले ले रहे हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पूरा ये भर जाएगा, क्योंकि इवेंट ए भी हमें कराना है और इवेंट बी भी मुझे कराना है, ओके। तो बहुत आसान है, इस तरीके से हम कर लेंगे। इवेंट ए भी हो रहा है और इवेंट बी भी हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करूं यहाँ पे, तो मैं इसको लिख दूंगा ए यूनियन बी, दिस इज द ए यूनियन बी, ओके। अब अगर दूसरे इवेंट्स की बात करें सॉरी, दूसरे इवेंट्स को अगर हम डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, तो इसमें यह कहा जा रहा है, दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस। ये कह रहा है कि ए यूनियन बी, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी नहीं होना चाहिए। अगर बी नहीं होना चाहिए तो बाकी सब होगा। बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें, तो दिस इज द बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, बी नहीं होना चाहिए। तो बी नहीं होना चाहिए तो बाकी सब होना चाहिए। तो बाकी सब इस तरीके से होगा, ओके। बाकी सब इस तरीके से होगा, ए भी होगा, ए के बाहर भी होगा, इस, ओके। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, ओके। बी नहीं होना चाहिए, तो बी को कभी भी टच नहीं करना है, बी के अंदर हमें लाई नहीं कराना है। बाकी ये सभी रीजन्स क्या होंगे, होने चाहिए, बाकी ये सभी रीजन्स होने चाहिए। अब मैथमेटिक्स में इसको समझने का प्रयास करते हैं। बी नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट एज सोन इन फिगर वी ऑलरेडी ड्रा, ओके। अब देखिए इस तरीके से हमने बना दिया है।
अब इसको हम क्या कहेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी नहीं हो रहा है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। हमें क्या करना है, हमें लेना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब गौर से देखिएगा इस चित्र को, इस फिगर को अगर आप देखेंगे गौर से कि यहाँ पे पहले वाले में क्या है, पहले वाले में इस तरीके से है, दूसरे वाले में इस तरीके से है, तो आप देखिए कौन सा रीजन इसमें कॉमन है, यानी कि ए यूनियन बी और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन कौन सा होगा, सिर्फ ए वाला पोर्शन जहां पे दिख रहा है, सिर्फ वही पोर्शन हमें कॉमन नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि ग्राफिकल वे में अगर हम फिर से इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो यहां से हम ये ऐसा बना सकते हैं। ओके, अगर इस पोर्शन को हम यहां पे ड्रॉ करने का प्रयास करें तो सिर्फ हमें ऐसा नजर आएगा, सिर्फ हमें ऐसा नजर आएगा, इवेंट ए इवेंट बी, इस रीजन में सिर्फ ये पोर्शन हमें कॉमन नजर आ रहा है, ये पोर्शन सिर्फ कॉमन नजर आएगा। और इस पोर्शन को क्या कहेंगे, इस पोर्शन को कहेंगे वनली ए लाई कर रहा है, वनली क्या लाई कर रहा है, वनली ए यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इसको हम मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, यानी कि हमारा काम देखिए किस तरीके से कितना आसान हो गया। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये इनमें देखिए तो सिर्फ यही पोर्शन हमारा कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में अगर वेन डायग्राम की हेल्प से हम देखें तो सिर्फ वनली ए अकर्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो वनली ए अकर्स का कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये आएगा कैसे, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं पी ए, यानी पी पूरा हो, ए पूरा हो, और उसमें से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्सट्रैक्ट करते, इस पोर्शन को सब्सट्रैक्ट कर दे, दिस पोर्शन इफ आई सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर देन वी ऑब्टेन वनली ए। ओके, वनली ए अकर, तो इस पोर्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी को, तभी जाके वनली ए अकर होगा। ओके सॉरी, तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/10। ओके, तो एलसीएम ले लेंगे कितना 40, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 - 4 कितना आ जाएगा 6/40, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20। दिस विल द आंसर। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन हमारा कितना आसान हो गया। अगर इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करना होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वेन डायग्राम की हेल्प से आप देखिए कितना आसान हो गया कि इसकी मदद से हम पूरे प्रॉब्लम को आसानी से विद इन मिनट आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। ओके, ओके फाइन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से वेन डायग्राम को अप्लाई करना है। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, बोर्ड वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है इस तरीके से। गिवन थ्री इवेंट्स ए कॉमा बी एंड सी सच दैट, कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन रहेगा, तो इंफॉर्मेशन को हम नोट कर ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट सी 0.8। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। दूसरे इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये गिवन है 0.08, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये मुझे कैलकुलेट करना होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए ये हमें गिवन है 0.28। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है, उसको भी मैं नोट कर ले रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये गिवन है 0.03, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 0.9। ओके, 0.9। अब हमें प्रूफ करना है। ओके, बोर्ड्स में ज्यादा पूछा जाता है। देन प्रूव दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये लाई करेगा बिटवीन 0.17 टू
0.27। ओके, ये मुझे प्रूफ करना है। आसान है, बस आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमने सीखा है उन सभी इंफॉर्मेशन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, केवल यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा इनइक्वलिटी का भी यहाँ पे रोल है। ओके, समय मिलेगा तो मैं इनइक्वलिटी भी कराऊंगा, एक आध हफ्ते उसको कराने में लगेगा। ओके, तो देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 इवेंट्स है, 3 इवेंट्स के केस में एक फार्मूला मैंने डिस्कस किया था। ओके, सॉल्यूशंस को मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ओके, प्लस probability of plus probability of A intersection B intersection C। ओके, ऑलरेडी वी नो अबाउट दिस फार्मूला। ओके, और इसी का इसमें रोल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 3 इवेंट्स गिवन है, इसका मतलब यही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इस फार्मूले को हमने लिख लिया है। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे यूज होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई, ये लाई करता है किसके, 0 और 1 के बीच में, इसका भी यहाँ पे यूज होगा। ओके, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला ही पॉइंट मैंने यही डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। ओके, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया 0 से 1 के बीच में, इसको लिख ले रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमसे जो इंफॉर्मेशन गिवन है बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखना स्टार्ट करूं, यहाँ पे 3 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या ये भी लाई करेगा 0 से 1 के बीच में? एग्जैक्टली, ये भी कहां से लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें ये गिवन है, एक चीज हमें ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये बड़ा है 0.9 से, तो मैं इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। तो अगर ये बड़ा है 0.9 से, ओके, 0.9 से बड़ा है, तो छोटा किससे होगा, छोटा, अब यही लॉजिक है यहाँ पे, ये छोटा किससे होगा, 1 से, ये छोटा किससे होगा, 1 से। तो ये अंडरस्टूड है, ये मुझे लिखना पड़ेगा, ये हमें यही यहाँ पे चालाकी यहाँ पे लगाना है, इस फार्मूले की हेल्प से ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, यहाँ पे 3 इवेंट है, उनका यूनियन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 0.9 से बड़ा है, लेकिन ये छोटा किससे होगा, ये छोटा होगा 1 से, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है 0 से बड़ी और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे गिवन है कि 0.9 से ये बड़ा है, तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, यानी कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A, बहुत ही आसान है, प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये लेस देन किससे होगा, 1 से, और ग्रेटर देन किससे होगा, 0.9 से। अब सभी इंफॉर्मेशन को इसमें यूज करना है, बेसिक इनइक्वालिटी का यहाँ पे रूल लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं डेटा को यहाँ पे फीड करना स्टार्ट करूँ तो ये बड़ा होगा 0.9 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे कितना दिया, 0.3, ओके, बी कितना दिया है 0.4, सी कितना दिया है 0.8, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 0.08, ओके, 0.08 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितना गिवन है 0.28, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 0.03, कितना गिवन है 0.03। आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है 0.03 यहाँ पे गिवन है, ओके, बाकी कुछ नहीं बचा, तो इसको कर देंगे लेस देन इक्वल टू 1, ओके, लेस देन इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं सभी प्लस वाले इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करूँ, ओके, तो इन सभी को अगर प्लस वाले इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करूँ तो 0.8, 0.4, 0.3 ये आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 0.08, एक लाइन में लिख ले रहा हूँ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज, इसको लिखा, बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज लिखा, माइनस 0.28 प्लस 0.03 लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ ऐड ऑन करते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, इसको ऐड ऑन कर ले रहा हूँ, ओके, और माइनस वाले को माइनस के साथ ऐड ऑन कर ले रहा हूँ। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन।
तो यहाँ पे लिखेंगे 0.9 और ये हो जाएगा 1.53, प्लस वाले को ऐड करेंगे 1.53 माइनस माइनस वाला ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.36 माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके, बी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1.17 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ओके, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। ओके, सिंपल है, सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाई -1। ओके, मल्टीप्लाई बाई -1, सभी इनइक्वालिटीज के मेंबर्स में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूल है कि इनइक्वालिटी में अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये हो जाएगा -0.9 ग्रेटर देन हो जाएगा कितना हो जाएगा -1.17 प्लस का कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालना था इसलिए इसको पॉजिटिव बनाना था, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये लेस देन था तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बहुत ही बेसिक है। ओके, अब क्या करना है, इसको हमें हटाना है। किसको हटाना है, -1.17 को अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। कितना, ऐड 1.17 ऐड कर देंगे। कितना, 1.17 को जैसे ही ऐड करेंगे, 1.17 को आप यहाँ पे ऐड करिए। 1.17 को अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा 0.9 प्लस 1.17 ग्रेटर देन इक्वल टू -1.17 प्लस 1.17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 1.17। बहुत ही आसान है। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.27 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 0 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द 0, दिस विल कंप्लीटली 0 और यहाँ पे क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1 प्लस 1.7 कितना है, 0.7 है, कितना आ जाएगा 0.17। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को जो लिख रहा था वो मैं लिख चुका, तो अब इसको थोड़ा सा जैसा मुझे प्रूव करना था वैसा मैं लिख दूँ। हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को मैं लिख सकता हूँ कि ये लेस देन होगा किससे, ये लेस देन होगा 0.27 से और ग्रेटर देन किससे होगा 0.17। ओके, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, 0.17 से ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। उसी लैंग्वेज को मैंने लिखा है, बस लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये बड़ा है किससे, 0.17 से बड़ा है, और ये छोटा है किससे, 0.27 से, जो कि यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो ये बोर्ड वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है तो चिंता करने की बात नहीं है। तो हैंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से वेन डायग्राम और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको क्लियरिटी अगर रहेगी, क्लियरिटी रहेगी तो क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिए, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन में जो रनिंग क्लास की नोट्स होती है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूं, और कुछ ही दिन में एक आध महीने के अंदर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में सभी नोट्स जो है कंप्यूटराइज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ओके, सभी क्वेश्चंस के, सभी नोट्स के, सभी असाइनमेंट सभी जो है और प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको कंप्यूटराइज फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वेन डायग्राम को किस तरीके से यूज़ किया गया है वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नया स्टार्ट करेंगे और बड़ा स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम पे कुछ क्वेश्चंस जो आए होंगे प्रीवियस ईयर में IIT JEE एज वेल एज द बोर्ड, उसमें भी कराएंगे, और टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे, जैसा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, बेस थ्योरम बचा हुआ है, तो उन सभी को बखूबी मैं कराऊंगा। उसके बाद ही कुछ मैं स्टार्ट करूंगा नया। ओके, क्योंकि जब तक मैं इसको फिनिश नहीं कर लूंगा तब तक मैं कुछ नया स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।